हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रमुख तेल शोधनशाला के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है तेल शोधनशाला। तो आज के वीडियो में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर ऐसे भी जो तेल शोधनशाला हैं उनके बारे में हम देखेंगे डिटेल्स में, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप देख ही सकते हैं जैसे कि एनटीपीसी और यूपीपीएससी इन सब में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हमारा बेनिफिट ये भी रहता है कि हम वो क्वेश्चंस तो कम से कम ना गलत करें जो अभी तक पूछे हुए हैं। नए क्वेश्चंस में हमारी कोई गारंटी नहीं होती कि पढ़ा हुआ ही फंसेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर वाले में अगर पूछा हुआ क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होकर आपके एग्जाम्स में आ रहा है तो इसका कहीं ना कहीं चांस होते हैं कि आप ऑप्शन देखकर उसको कर सकते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ तेल शोधनशालाओं के बारे में जानेंगे, कौन सी कहाँ पर हैं। तो इससे ये रहेगा कि आप ऑप्शन देखकर टिक कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि पहला है हमारा क्वेश्चन बरौनी। बरौनी तेल शोधनशाला जो है वो बेगूसराय बिहार में पड़ता है। ये बेगूसराय जो है वो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बरौनी तेल शोधनशाला जो है वो बेगूसराय बिहार में है। उसके बाद है बोगईगांव। बोगईगांव ये असम में है। बोगईगांव ये तेल शोधनशाला का नाम है और ये असम इस स्टेट में पड़ता है। ओके, उसके बाद है डिगबोई। तो डिगबोई असम में है। ये 1901 में स्थापित हुई थी। असम में डिगबोई में सबसे पहले तेल के कुएं की खोज की गई थी। तो सबसे पहले तेल के कुएं की खोज कहाँ पर की गई? तो वो है डिगबोई, असम। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन अक्सर ज़्यादातर एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है कि डिगबोई कहाँ पर है? तो असम में है। तो असम की एक तेल शोधनशाला है जिसका नाम डिगबोई है। ओके, उसके बाद अगला है कि नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ कहाँ पड़ता है? ये भी असम में है। तो नुमालीगढ़ असम। उसके बाद अगला है नोनमती। तो नोनमती भी आपका असम में पड़ता है। उसके बाद अगली है बीना। तो बीना कहाँ पर पड़ता है? तो ये एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, बीना तेल शोधनशाला। उसके बाद है कोयली। कोयली कहाँ पे है? तो गुजरात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तातीपका या फिर इसे तात्यपका भी कहते हैं। कहीं कहीं एग्जाम्स में तातीपका करके आता है और कभी कभी तात्यपका। तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये गोदावरी जिले में, आंध्र प्रदेश में एक जिला है गोदावरी, तो वहीं पर ये तातीपका पड़ता है। ये यूपीपीएससी और एमपीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विशाखापत्तनम रिफाइनरी। तो विशाखापत्तनम ये तो आंध्र प्रदेश में है ही, तो विशाखापत्तनम रिफाइनरी जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जामनगर रिफाइनरी। तो जामनगर ये गुजरात का एक प्लेस है। जामनगर आपने सुना होगा। तो जामनगर रिफाइनरी जो है वो गुजरात में है। ओके, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। तो वर्ल्ड की जब सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी गुजरात में है तो ये भारत की भी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी होगी। तो ये भारत की भी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है और ये क्वेश्चन जीडी 2020 में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मथुरा। तो मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मथुरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ये मथुरा तेल रिफाइनरी जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड 2015 में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नायरा एनर्जी रिफाइनरी। नायरा एनर्जी रिफाइनरी जो है वो वाडीनार गुजरात में है। वाडीनार जो है वो गुजरात का एक प्लेस है। तो वहां पर नायरा एनर्जी रिफाइनरी है। ओके, उसके बाद अगला है गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी, ये गुरु करके और जैसे कि गुरु गोविंद सिंह, इन ऐसे नाम पंजाब से ही रिलेटेड होते हैं ज्यादातर। आपने देखा होगा कि गुरु गुरु करके वहीं के नाम होते हैं। तो ये गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी जो है ये भटिंडा पंजाब में है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाड़मेर रिफाइनरी। बाड़मेर रिफाइनरी जो है वो बाड़मेर राजस्थान का एक जगह है। तो वहां पर बाड़मेर रिफाइनरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मनाली। मनाली रिफाइनरी जो है वो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तो वहीं पर है मनाली रिफाइनरी। ओके, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स आप देखेंगे मथुरा के बारे में। तो मथुरा के बारे में कुछ जैसे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको दिए गए हैं और ये पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं इनसे रिलेटेड। जैसे कि आप देखेंगे इनमें जो भी लाइंस हैं इनसे कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन बना है। तो
उस हिसाब से हमने फैक्ट रखा है। तो ऐसा तो मथुरा के बारे में बहुत सी जानकारी होती है, आप मथुरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपके 2-3 पेज सिर्फ मथुरा के बारे में लिख जाएंगे, लेकिन इसमें वो फैक्ट हैं जो अभी तक पूछे हुए हैं। तो मथुरा शहर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र तेल रिफाइनरी है। ओके, तो मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित सिर्फ एक तेल रिफाइनरी है जो कि मथुरा में है। मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यमुना नदी पर गंगा यमुना दोआब में स्थित है। ओके, जो मथुरा है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये गंगा यमुना नदी दोआब में स्थित है। उसके बाद अगला फैक्ट है कि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कहाँ है? मथुरा। उसके बाद अगला है कि राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना 1874 में की गई थी, जो पूर्व में पुरातत्व का कर्जन का संग्रहालय था। कर्जन को आप जानते हैं ना, लॉर्ड कर्जन, तो उनका संग्रहालय कहाँ था? मथुरा। तो राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई? तो मथुरा में हुई, और कब हुई? 1874 में की गई थी, और यही प्लेस कर्जन का भी संग्रहालय था। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मथुरा तेल रिफाइनरी का स्वामित्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास है। तो मथुरा तेल रिफाइनरी का स्वामित्व किसके पास है? तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास। उसके बाद अगला है कि भारतीय तेल की छठी रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी 1982 में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए 6 MMTPA की क्षमता के साथ शुरू की गई थी। तो भारतीय तेल की जो है छठी मथुरा रिफाइनरी जो है, ये भारतीय तेल की छठी रिफाइनरी है, और ये 1982 में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षमता के साथ शुरू की गई थी। तो क्या है? 6.0 MMTPA की क्षमता के साथ शुरू की गई थी, और ये क्वेश्चन आपसे RRC ग्रुप डी में पूछा गया है। ओके, ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है। उसके बाद अगला है आपका, आगरा के आसपास मथुरा तेल रिफाइनरी और चमड़ा उद्योग का मुख्य रूप से ताजमहल और उसके आसपास अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो आगरा के आसपास जो मथुरा तेल रिफाइनरी है और चमड़ा उद्योग है, तो वो ताजमहल पर जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका MP पुलिस 2017 में पूछा हुआ है। उसके बाद अम्लीय वर्षा वायु में SO2 और NO2 की वृद्धि का परिणाम है। तो अम्लीय वर्षा कब होती है? जब वायु में SO2 और NO2 की अधिकता होती है तो अम्लीय वर्षा होती है, और ये अम्लीय वर्षा ताजमहल के लिए हानिकारक होती है। ओके, उसके बाद है कि ताजमहल के सफेद संगमरमर को पीला रंग बनाने का आरोप लगाया गया था। ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित 3 विश्व यूनेस्को स्थल हैं। यूनेस्को स्थल जो होते हैं उनमें से 3 यूनेस्को स्थल आगरा में है। तो ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी ये आगरा में स्थित विश्व यूनेस्को स्थल हैं। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि कानपुर। तो कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? तो कानपुर, ये प्लेस जो है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैं इसलिए आपको रिपीट करके बार बार बोल रही हूँ, जिससे कि आप वीडियो देखते देखते आपको रिवाइज मतलब लर्न होता जाए कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो अगर हम उसको रिपीट हम कर रहे हैं तो वो आपको भी बार बार सुनने से याद होता जाएगा। ओके, तो अगला है कि कानपुर को भारत का चमड़ा शहर कहा जाता है। तो भारत का चमड़ा शहर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। कानपुर जो है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी है, और कानपुर भारत का चमड़ा शहर भी कहा जाता है। और अभी है कि कानपुर को उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो कानपुर के बारे में सारे फैक्ट हैं। पहला कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कानपुर को भारत का चमड़ा शहर कहा जाता है, और कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी भी है। ओके, तो कानपुर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग भी याद रखना। उसके बाद है उत्तर प्रदेश भारत का
चीनी का कटोरा है? तो भारत का चीनी का कटोरा कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। तो पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा सा है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। जैसे ही इन जीवों की मृत्यु हुई, उनके शरीर समुद्र के तल में दब गए और रेत और मिट्टी की परतों से ढक गए। लाखों वर्षों में हवा की अनुपस्थिति और उच्च तापमान और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। पेट्रोलियम एक गहरे रंग का गाढ़ा तैलीय द्रव्य है। तो पहले तो आपको जानना होगा कि पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रोलियम जो होता है वो एक गहरे और गाढ़े रंग का तैलीय द्रव्य होता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो समुद्र में बहुत से जीव जंतु रहते थे, तो उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनके शरीर जो थे वो समुद्र के तल में दब गए। जो समुद्र में रेत और मिट्टी थी उससे उनके शरीर दब गए और उसी रेत मिट्टी में ढक गए। और लाखों वर्षों तक जब वो ढके रहे तो वहां पर हवा तो जाती नहीं थी, वहां पर हवा की अनुपस्थिति थी। तो वहां के एनवायरनमेंट में मतलब हवा की अनुपस्थिति के कारण और उच्च तापमान और उच्च दाब ने मृत जीवों को, जो जीव मरे हुए थे और जो रेत के नीचे दबे हुए थे, उनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। तो ये था पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम जो होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में गहरे रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आप हर टॉपिक से लेते चलिए, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन या फिर किस टॉपिक या फिर किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज आपके एग्जाम में रह सकता है, ये आप भी नहीं डिसाइड कर सकते। प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा मतलब किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज अगले पेपर्स में होगा। ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता है। तो आप सारा कुछ पढ़ते हुए चलिए, कुछ भी मत छोड़िए। तो नया पढ़िए तो कम से कम वो तो देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वही क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पिछला जरूरी है आपके लिए। ओके, थैंक यू।